कैसे? स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड इतिहास की दूसरी क्लास आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो चंद राजवंश है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन संस्थापक राजा है, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने देखा कि चंद राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो सोमचंद महोदय हैं। सोमचंद ने एक राजबूंगा का किला बनाया, 4 किलेदार वहाँ पर नियुक्त करे। उसके साथ साथ उसने एक राजस्व व्यवस्था स्थापित करी, बूढ़े सैनिकों की नियुक्ति करी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय सोमचंद को दिया जाने लगा। इसी के अलावा फिर हमने एक इम्पोर्टेंट राजा इसमें देखा था जिसका नाम था इंद्रचंद। इंद्रचंद के बारे में अगर आपने देखा हो तो उसने एक तरीके से व्यापार यहाँ से शुरू करवाया, पट्टावयो, पटरंगवाली। तो ये सब जानकारी हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, जिस विद्यार्थी ने, वो जा करके प्लेलिस्ट में उत्तराखंड इतिहास वहाँ पर चैनल पे अपलोड है, वो देख लेंगे। उसके बाद ये अगला पार्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे साथ आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो चौथा राजा था जो हमने देखा था जिसका नाम था इंद्रचंद। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है, तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। अब देखिए इसके बाद 5, 6, 7 आपको कुछ नहीं देखना है। वहाँ पे 8वां राजा है। देखिए कोशिश यही है कि आपको सब बातें बता दीजिए, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो बेहतर है। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना रहा है कि आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को तेज़ी से कवर करके उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, और थ्योरेटिकल पार्ट भी वो देखिए जो 99% महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है। ठीक है, देखिए वीणाचंद जो होता है, वीणाचंद के समय क्या होता है कि वीणाचंद एक कमज़ोर राजा है। क्या है? कमज़ोर शासक, यानी कि भोग विलासी। ठीक है, जो भोग विलास में लिप्त है, जिसकी इंद्रियों पे खुद का कंट्रोल नहीं है। और ऐसे राजा इतिहास में कभी नाम नहीं बना सकते। ऐसे राजाओं के समय में उनका साम्राज्य बढ़ने की जगह घट जाता है। ऐसे ही वीणाचंद के समय में हुआ। वीणाचंद एक भोग विलासी राजा, एक कमज़ोर शासक है, और इतिहास में ऐसे शासकों के लिए कोई ज़्यादा जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके समय क्या हुआ कि जो आपने पूरा प्रजाति उत्तराखंड में देखी होगी, उनमें से एक प्रजाति हुआ करती थी खस। खसों ने क्या किया कि चंद राजवंश पर आक्रमण किया, और चंदों के जो राजा हैं जिनका नाम वीणाचंद हुआ करता था, इन्हें पराजित किया। तो आपको ध्यान रखना है, खसों से पराजित होने वाले राजा हैं ये, खसों से पराजित हुए हैं। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुछ राजा को खसों ने, किस समय खसों ने अपना सर इसमें उठाया था, या खसों का जो उत्थान होता हुआ किस चंद शासक के समय दिखता है, वो वीणाचंद के समय दिखता है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है। वीणाचंद के बाद एक 9वां राजा है आपका 9th, जिसका नाम है वीरचंद। एक राजा है वीरचंद। अगर वीरचंद के बारे में बात करें तो वीरचंद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजा ऐसा है कि इसने अपने पिताजी का बदला लिया। बदला लेने के साथ साथ इसने क्या किया कि खसों को पराजित किया। ठीक है, वीरचंद ने क्या किया, खसों को पराजित किया। खसों को पराजित। नोट्स आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बनाऊंगा। ठीक है, खसों को पराजित किया, इसीलिए वीरचंद को क्या कहते हैं, खसों का दमनकर्ता कहते हैं। खसों का दमनकर्ता, यानी खसों का दमन करने वाला या खसों का उन्मूलन करने वाला, खसों को उत्तराखंड से समाप्त करने वाला, उत्तराखंड से समाप्त करने वाला, खसों को उत्तराखंड से समाप्त, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उस राजा को बोलते हैं वीरचंद। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए इसी के साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो बननी है, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, वो ये है, इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से इसके समय में एक, इसके समय की बात तो नहीं है, एक गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिलता है बेटा। गोपेश्वर त्रिशूल लेख ये है 1191 का। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिलता है 1191 का। यहाँ से जो आपको समझना है वो ये समझना है कि शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, ये जो त्रिशूल लेख है, इनसे एक जानकारी मिलती है कि जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है, यहाँ पे सोमचंद या इसके वंशज जो हैं शासन कर रहे हैं, ये सब डोटियों के अधीन है। डोटियों के अधीन, यानी कि डोटी इन द सेंस मैं कह सकता हूँ जो नेपाली है, नेपालियों के अंडर में ये लोग क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। यानी कि राजा नेपाली हैं। ये
अपने क्षेत्रों को इन राजाओं को देकर के एक सामंती राजा के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एक सामंती राजा के रूप में क्या कर रहे हैं, शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है कि इस समय जो डोटी नरेश है उसका नाम क्या है, चंपावत के अंदर वो अशोक चल है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि चंपावत में अशोक चल का शासन है। चंपावत में अशोक चल का शासन। ठीक है, कि चंपावत में शासन कौन कर रहा है, अशोक चल शासन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया हुआ है कि राजा क्या करते थे, जैसे डोटी का राजा अशोक चल है तो ये चंपावत में अपने आप तो नहीं बैठेगा, ये कहाँ रहेगा, अपनी राजधानी में रहेगा, चंपावत से अंदर नहीं बैठेगा, अपनी राजधानी यानी कि नेपाल या डोटी में बैठेगा। तो अपने एक तरीके से सामंत नियुक्त करते थे, अपने एक तरीके से प्रतिनिधित्व या प्रतिकर्ता नियुक्त करते थे। यहाँ इसका सामंत जो बताया जाता है, इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती है कि पुरुषोत्तम सिंह इसका क्या था, सामंती था या सामंत था, पुरुषोत्तम सिंह। ये रफ कॉपी है हमारी, रफ पार्ट है, तो ये आपने नहीं लिखना अपनी कॉपी में, नोट्स में जो लिखना है वो इधर का लिखना है, वो समझाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191, जिसके अंदर चंपावत में अशोक चल के शासन होने की बात सामने आती है और सामंत इसका कौन है, पुरुषोत्तम सिंह। ठीक, इसके अलावा देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख से एक वंश की और जानकारी मिलती है जिसे नागवंश बोलते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, नागमल्ल वंश भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। और इसके अंदर लगभग 4 शासक होने की बात कही जाती है। तो ठीक है, लिख लेना पे नोट करके, कभी कभी देखने को हो सकता है मिल जाए। ठीक, तो ये बात आपको वीणाचंद में याद रखनी है और दूसरी बात आपको वीरचंद में याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो हो जाती है वो ये है कि अगला जो हमारा राजा है उसका नाम है गरुण ज्ञानचंद, और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण राजा है। यहाँ से देखिए अमूमन सवाल बन जाता है, तो आप लोग देखेंगे, ढंग से देखना। गरुण ज्ञानचंद, देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये 29वें राजा है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगर CL भी देखना है, गरुण ज्ञानचंद। ठीक है, देखो गरुण ज्ञानचंद, सबसे पहली बात अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो शासनकाल एक तरीके से कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक हद तक हम कह सकते हैं कि लगभग 1365 से 1420 AD के आसपास का इनका क्या रहा है, अपना शासन रहा है। ठीक, अगर मैं इनके शासन वर्ष की बात करूं तो ये लगभग 55 ईयर्स आएगा। इसीलिए अगर मैं कह सकता हूं कि चंदों में सबसे ज़्यादा समय तक जो राजा रहा है वो कौन था, गरुण ज्ञानचंद था। चंदों में सबसे अधिक समय तक शासन, चंदों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया है वो गरुण ज्ञानचंद ने किया है। देखो गरुण ज्ञानचंद को हम एक तरीके से ज्ञानचंद प्रथम भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञानचंद फर्स्ट, ये भी ध्यान रखना। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ज्ञानचंद फर्स्ट भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब देखो गरुण ज्ञानचंद से महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं। पहली बात कि चंदों में सबसे अधिक समय तक जिसने शासन किया वो कौन है, वो गरुण ज्ञानचंद है। दूसरी बात, ये क्या थे, ये उपासक हुआ करते थे विष्णु जी के, विष्णु भगवान के क्या थे, उपासक, जिनका वाहन क्या होता है, गरुण। ठीक है, गरुण जी क्या होते हैं, जिनके वाहन होते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ भगवान में भगवान है ना, बद्रीनाथ के अंदर भगवान विष्णु की तस्वीर है, तो उसी भगवान विष्णु के, भगवान हमारे दीनानाथ जो विष्णु हैं उनके क्या थे, उपासक के रूप में होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मानते थे भगवान विष्णु को। उनका जो वाहन होता है जिस पर वो चलते हैं उसे गरुण बोलते हैं, इसलिए इनके समय का राज चिन्ह भी क्या है, गरुण है। तो आप ध्यान रख सकते हैं बात। ठीक है, इनका राज चिन्ह क्या है, वो गरुण जी हैं। ठीक, दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस समय धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो आक्रमण हो रहे, लगातार मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई और दिल्ली सल्तनत पे अलग अलग वंश हो गए, राजा जो है वो राज कर रहे हैं। ठीक, मैं भी बात करूँगा आप लोगों से, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो अलग अलग राजा क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर राज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर यहीं पर आप देखोगे तो कुमाऊँ के अंदर आप देखोगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे इन लोगों ने क्या किया है, इस तरीके से एक एक वंश के रूप में राज किया। हम लोग जिक्र करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छे से, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे ये कि एक एक राजा क्या है, कुमाऊँ में क्या है। और मैंने एक हद तक कुछ वंश पढ़ाए भी हैं, शायद खिलजी वंश और गुलाम वंश तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ मध्यकालीन भारत में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, देखो तो अगर तुगलक वंश की बात करूं तो उस समय तुगलक वंश क्या था, ये सत्ता पे था। और तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था उस दौरान जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है प्यारे मेरे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, देखो तो ये क्या हुआ कि इसने गरुड़ ज्ञानचंद ने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं उनसे एक जान पहचान बढ़ाऊँ, उनके साथ सामंजस्य की स्थिति में आऊँ। तो इसलिए ये अपने यहाँ से कुछ भेंट, कुछ उपहार लेकर के कहाँ गए, दिल्ली दरबार गए, दिल्ली सल्तनत गए, जहाँ पे कौन बैठा है गद्दी पे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, यहीं से पेपर में सवाल क्या बना था, कुछ ऐसा ही सवाल था कि दिल्ली दरबार में भेंट ले जाने वाला राजा श्याम शाह, उस समय आंसर था उसमें, पवारों के अंदर पूछा गया था। जब पवार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जानेंगे। ठीक है, देखो तो ये कहाँ गए गरुड़ ज्ञानचंद, दिल्ली दरबार गए। तो दिल्ली दरबार जाने वाले पहले चंदवंशीय शासन है, जाने वाले प्रथम चंदवंशीय शासन या प्रथम चंदवंशीय शासक। और उस समय दिल्ली दरबार पर कौन है, उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। गरुड़ ज्ञानचंद जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के लिए बहुत सारे उपहार लेके गए, उनके लिए भेंटें लेके गए। तो फिरोज शाह तुगलक के कुछ दायित्व बनता है उनके प्रति। तो इन्होंने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने दो चीज़ें करी। पहली कि एक तो गरुड़ की इन्हें उपाधि दी। ठीक है, गरुड़ की उपाधि। दूसरी बात, तराई क्षेत्र पर कटेहरों या रोहेलों का उस समय आक्रमण या उनका अधिकार हुआ करता था, उनके जगह इन्हें जो फरमान सुनाया, जो जागीर दे दी, किसे दे दी, वो गरुड़ ज्ञानचंद को दे दी। यानी तराई क्षेत्र की जागीर दे दी इन्हें। ठीक है, तराई क्षेत्र की क्या दी, जागीर दी। अब देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको यहीं पे बता दूं कि जो भूमि होती थी ना, भूमि यानी कि ज़मीन को दो तरीके से दिया जाता था, एक स्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप में जो होता था वो उत्तराखंड के अंदर एक रोत व्यवस्था थी और दूसरी थी आपकी जागीर के रूप में। यानी कि जागीर एक तरीके से अस्थायी भूमि दान हुआ करता था। ठीक है, क्या होता था, अस्थायी भूमि दान। ठीक, स्थायी भूमि किसे दी जाती थी, स्थायी भूमि दी जाती थी जो ब्राह्मण होते थे या मंदिर वगैरह होते थे। ठीक है, उन लोगों को, या कोई विद्वान होता था, उन लोगों को स्थायी भूमि दी जाती थी। तो जागीर जो थी वो अस्थायी भूमिदान हुआ करता था और राजा अमूमन ये करा करता था, राजन के पास ये अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो स्थायी भूमि जागीर प्रदान करी। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तो क्या दी, इन्हें गरुड़ की उपाधि दी, दूसरी बात इन्हें जागीर प्रदान करी तराई क्षेत्र की। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहीं गरुड़ ज्ञानचंद के एक सेनापति भी हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना। उनके सेनापति का नाम है नीलू कठायत। ठीक है, इनके सेनापति भी हैं, इनका नाम है नीलू कठायत। और नीलू कठायत को दी गई थी खिल्लत। क्या, खिल्लत। खिल्लत माने कि एक पोशाक, एक युद्ध की पोशाक, एक लड़ने की पोशाक, कवच टाइप की, वो मिली थी नीलू कठायत को। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है किससे, गरुड़ ज्ञानचंद से। बात समझ में आई। पहली चीज़ कि देखिए यहाँ से सवाल जो बनते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। देखो गरुड़ ज्ञानचंद को ही मैं कह सकता हूँ ज्ञानचंद प्रथम, इससे पहले कोई भी ज्ञानचंद नाम के राजा नहीं है, इनके बाद आएंगे, इसलिए उन्हें ज्ञानचंद द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चंदों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो कौन राजा हैं, गरुड़ ज्ञानचंद हैं। दिल्ली दरबार जाने वाले पहले शासक कौन है, वो भी गरुड़ ज्ञानचंद हैं। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें उपाधियाँ दी। गरुड़ की उपाधि किसने दी, फिरोज शाह तुगलक ने दी। दूसरी बात, तराई क्षेत्र की जागीर भी इन्होंने प्रदान करी। और इनके सेनापति थे जिनका नाम था नीलू कठायत, उन्हें खिल्लत प्रदान की गई। ठीक है, इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रख लेना। और इधर से जो भूमि है स्थायी और अस्थायी रूप में, और स्थायी रूप में जमीन। और रोत क्या होता था, हमारे यहाँ पे जो वो होते थे ना सिपाही, सैन्य सिपाही,
उन लोगों को बहादुरी पुरस्कार के रूप में क्या दिया करते थे, रोथ दिया करते थे। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो राजा हमें देखने हैं वो 35 नंबर के हैं, 35वें नंबर के राजा हैं, उनका नाम है भारती चंद। और देखिए असल में अगर मुझसे पूछो व्यक्तिगत रूप से तो जो सही राजा है, जो एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित हुए, वो कौन है, वो भारती चंद हैं। ये 35वें नंबर के राजा हैं भारती चंद। और पर्सनली जिस राजा को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा भी हैं, वो कौन है, वो भारती चंद हैं। देखिए कहा जाता है ऐसा कि कोई भी व्यक्ति अपने शुरुआत से नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है कि उसका अंजाम कैसा था। यानी कि आपने कहाँ से शुरू किया कुछ नहीं जानता, ना कोई इस बात को जानना भी चाहता है। आप पहचाने जाते हैं अपनी ताकत से, आप पहचाने जाते हैं अपने अंजाम से कि आपने ख़त्म कहाँ किया। जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप समाज में क्या हिस्सेदारी निभा करके गए हैं, आपकी पहचान उस चीज़ से होती है। आपने कहाँ से शुरू किया इस चीज़ को कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अपनी पहचान बनाइए और अपने अंतिम समय में हम लोग क्या जाने जाएंगे, किस लिए जाने जाएंगे, वो उस बात को क्या करें, स्थापित करें। देखिए अगला राजा हमारा कौन है, वो भारती चंद है। भारती चंद ने क्या किया है, अभी तक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डोटियों के अधीन हम लगातार चले आ रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया, गोपेश्वर त्रिशूल लेख भी मिला था कि हम सब किसके अधीन थे, डोटियों के अधीन हुआ करते थे। इस समय भी हम क्या हैं, डोटियों के अधीन हैं। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि शायद अधीनता मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे स्वतंत्रता स्वीकार है, स्वतंत्रता मुझे चाहिए। तो इन्होंने संघर्ष किया, लगातार नेपालियों पे लगातार क्या किया कि डोटियों पे हमले किए, उनके खिलाफ संघर्ष किया। और लगातार 12 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद इन्हें एक स्वतंत्र राज्य की क्या मिली, पहचान मिली। इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। तो इसे कहते हैं राजा, स्वतंत्र राजा, ठीक है। तो देखिए पहली बात, नेपालियों पर आक्रमण करने वाले पहले चंद शासक हैं। डोटियों पे, नेपालियों पे, नेपालियों या डोटियों पे आक्रमण करने वाले पहले चंद शासक, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने ही क्या है, चंद शासकों पे, मतलब सॉरी, इन्होंने पहले डोटियों पर आक्रमण किया और 12 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद, 12 वर्षों के संघर्ष के बाद इन्होंने 1451 और 52 के आसपास एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी इन्होंने, ठीक है। एक कुमाऊं के अंदर स्वतंत्र राज्य की क्या करी, स्थापना करी। तो ध्यान रखना, कुमाऊं में क्या है, एक स्वतंत्र राज्य इन्होंने स्थापित करा 1451 या 1452 के आसपास। इसीलिए इनके जो पवाड़े हैं, यानी कि इनकी जो साहसिक कहानियां हैं, साहसी लोकगीत हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ पे, कुमाऊं में महत्वपूर्ण है, कुमाऊं के अंदर। तो ये ध्यान रखना, बहुत पेपर में सवाल बन जाता है कि किस राजा के, किस चंद शासक के पवाड़े महत्वपूर्ण है कुमाऊं में, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि एक गुलामी से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी कुमाऊं के अंदर। इसलिए इनके पवाड़े इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पे सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक सवाल और कहीं पे बन जाता है कि इनके पवाड़ों से एक जानकारी मिलती है कि कभी भारती चंद का एक द्वंद्व युद्ध माना जाता है, कि भारती चंद का एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। एक वीरांगना थी, वीरांगना मतलब जैसे वीर पुरुष होता है मेल, ऐसे फीमेल क्या होती है, वीरांगना होती है, ठीक है। वीरांगना भागा धोनियान, भागा धोनियान, ठीक है, एक वीरांगना हुआ करती थी। इनके बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, पवाड़ों से। इसके अलावा देखो कहीं कहीं भारती चंद को भारतीय चंद भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, बात इसी की कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय चंद। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने करा कुमाऊं में, ये भारती चंद महोदय ने करा। और नेपालियों पर पहला आक्रमण किसने किया, भारती चंद ने किया। अब देखिए एक राजा जब एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करेगा तो वो अपने हद तक तो नहीं रुकेगा, वो और क्षेत्रों में भी अपने प्रचार प्रसार की कोशिश करेगा, हर कोई करेगा। तो यहाँ पे भारती चंद ने भी क्या की, अपने साम्राज्य विस्तार की कोशिश करी। नोट्स बनाइए ऐसे ही सेम बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, अच्छे से। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट कोई ले रहा है तो कृपया करके, मेरा तो ये मानना होगा कि स्क्रीनशॉट मत ले, कॉपी में नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक। देखो इसके बाद क्या होता है,
यहीं पे देखने को मिलता है कि भारती चंद के एक पुत्र हैं जिनका नाम है रतन चंद। ठीक है, भारती चंद के एक पुत्र हैं रतन चंद। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राजा कौन है? अभी भारती चंद ही। इन दोनों ने मिलकर के सोर क्षेत्र, थल क्षेत्र और सीरा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या किया? अपने अधिकार स्थापित किए। यानी कि भारती चंद ने रतन चंद के साथ मिलकर के सोर क्षेत्र, थल क्षेत्र और सीरा क्षेत्र को जीत लिया। और सीरा क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ पे अपना एक सामंत नियुक्त करा जिसे बसेड़े बोलते हैं, यानी कि डूंगरा बसेड़ा करके एक सामंत इनका नियुक्त हुआ। ठीक है, डूंगरा बसेड़ा। ये उसी तरीके से है जैसे एक शासक, जैसे डोटी नरेश ने क्या किया था, अशोक चल्ल ने अपना एक शासक यहाँ पे पुरुषोत्तम सिंह करके नियुक्त कर लिया था। यानी कि राजा तो अपनी गद्दी पे बैठेगा जाकर राज दरबार में, यहाँ जो क्षेत्र जीतते हैं उनके एक तरीके से राज्यपाल टाइप आप मान लीजिए, जैसे राष्ट्रपति और उनके हर राज्य में कौन है? राज्यपाल जिस तरीके से होता है उसी तरीके से ये अपने सामंत नियुक्त कर देते हैं। इन्होंने सीरा क्षेत्र को जीतने के बाद 1452 के आसपास यहाँ का सामंत किसे नियुक्त किया? डूंगरा बसेड़ा को नियुक्त किया। डूंगरा बसेड़ा के बाद इन्हीं का पुत्र है मदन बसेड़ा, जिन्होंने इनके बाद शासन किया। और मदन बसेड़ा के बाद इनका एक पुत्र है इनका वंश का, जिसका नाम है राय बसेड़ा। कुछ इस तरीके से नाम देखने को मिलता है, राय बसेड़ा। और राय बसेड़ा ये इनका अंतिम इसमें से अभी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस क्षेत्र में देखिए बसोड़ों का शासन रहा और बसेड़ों ने 1452 से लेकर के 1539 के आसपास तक क्या किया? सीरा क्षेत्र में शासन किया। 1452 से 1539 तक बसेड़ों ने सीरा क्षेत्र में शासन किया। इसके बाद जो डोटी नरेश थे, डोटी यानी मल्ल नरेश थे, मल्ल नरेशों ने फिर से सीरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। बात को सुन लेना ढंग से, कि जो मल्ल नरेश थे, जो आपके डोटी नरेश थे, नेपाली लोग जो थे, नेपालियों ने फिर से अपना सीरा क्षेत्र वापस छीनने की कोशिश करी और इसी एवज में इन लोगों ने आक्रमण किया किस पे? सीरा क्षेत्र पे। और उस समय सीरा का जो सामंती रूप में जो देखरेख कर रहा था वो कौन था? वो राय बसेड़ा हुआ करता था, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से 1539 में मल्लों ने यहाँ अधिकार कर लिया अपना, और मल्लों में एक राजा हुआ करते थे रायमल। रायमल ने सीरा क्षेत्र की कमान संभाली, सीरा क्षेत्र की कमान संभाली। ठीक है, ये अब आगे बताऊंगा मैं सब चीज़ें। रायमल के बाद इन्हीं का पुत्र एक और है शोभामल, वो आ जाएगा। और देखिए शोभामल के दो बच्चे हैं, एक का नाम है हरिमल और एक इनकी पुत्री है जिसका नाम हमारे पास नहीं है। तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इसका नाम या तो हरिमल्ली रख देता हूँ या जो भी आपका मन हो वो रख लो, हरिमल्ली। ये काल्पनिक नाम है। ठीक है, और इनकी शादी होती है, ये इनके साथ चंदों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं जिनका नाम है बालो कल्याण चंद, उनके साथ। बाकी जब पढ़ाऊँगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बालो कल्याण चंद और अंततः इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम है रुद्रचंद। और रुद्रचंद अपने मामा को हराता है, किससे? यानी कि हरिमल को, और सीरा क्षेत्र को वापस से चंदों में शामिल कर देता है। ठीक है, ये बात होगी सारी की सारी अगली क्लास में। तो अभी तक मैंने जितनी बातें करी आपको समझ में आई होगी। देख लेना, घर जाके भारती चंद के बारे में बात करी, वीणा चंद के बारे में बात करी, वीर चंद के बारे में बात करी, इसके अलावा गरुण ज्ञानचंद के बारे में बात करी। ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। क्लास को जरूर देखना, इसके अलावा अच्छे से नोट्स बनाना, गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। और चैनल पे करंट अफेयर्स, इसके अलावा आपकी हिंदी, रीजनिंग, जीएस सब कुछ यहाँ पे स्थापित है। जीएस की फुल प्रूफ एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति लेकर के आऊँगा, उसके बाद वहाँ पे जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।